क्रीमिया के प्रतिशोध में पूरा यूक्रेन 7 दिन से रूस की बारूदी वर्षा से धधक रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने बड़े प्रहार किए। पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। रूस ने कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बीती रात से रूसी मिसाइलों की बरसात रुक नहीं रही। व्लादिमीर पुतिन ने गर्मियों के मौसम में ही कीव विजय का लक्ष्य तय कर दिया है। इस मिशन के तहत ईस्टर्न फ्रंटलाइन के खार्किव शहर पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रूस ने नाटो से मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए। आप देखिए यूक्रेन में तबाही के वीडियो प्रमाण और पुतिन के कीव विजय ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। बीते 7 दिन में पुतिन ने यूक्रेन का काल निश्चित कर दिया। बीते 7 दिन से यूक्रेन के 13 प्रांतों पर पुतिन के क्रोध की अग्निवर्षा हो रही। 30-31 मार्च को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में विनाशक अग्निवर्षा की और इससे राजधानी कीव का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। रूस ने कीव के कई इलाकों में कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे एक इलाके में भीषण आग लग गई। रूस ने 30-31 मार्च को एक साथ यूक्रेन के 13 प्रांतों पर हमले किए और पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया है। बाल्टिक सागर में तैनात रूस के बाल्टिक नेवल फ्लीट ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, खमेलनित्स्की, रिवने, लुत्स्क और टेर्नोपिल पर हमले किए। इसके अलावा ब्लैक सी फ्लीट में तैनात रूसी नेवी ने पूर्वी यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट लाइन से सटे इलाकों पर मिसाइलें बरसाईं। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन पर तबाही मचाई। पश्चिमी यूक्रेन में नाटो के हथियार गोदाम बनाए गए। इन गोदामों से क्रीमिया पर हमले के लिए हथियार भेजे जाते हैं। यूक्रेन के ये गोदाम लवीव, खमेलनित्स्की, रिवने, लुत्स्क और टेर्नोपिल में हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को नष्ट करने के लिए इन शहरों पर हमले किए। पश्चिमी छोर पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ और उससे ज्यादा तबाही पूर्वी शहरों में मिसाइलों के अंधड़ ने मचाई। रूस ने ओलेनिया बेस पर तैनात 6 Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए रवाना किए। इन बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। रूस ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर कामिकाजी ड्रोन और आर्टिलरी से जबरदस्त हमले किए। खेरसोन में रूस ने कई मिसाइल हमले किए। इस हमले में एक उर्वरक कारखाना नष्ट हो गया। रूसी सेना ने सूमी के 12 इलाकों पर हमले किए। सूमी में 24 घंटे में 75 से ज्यादा बड़े धमाके हुए। सूमी के कई पावर स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट। कीव पर न्यूक्लियर बॉम्बर ने कई मिसाइल हमले किए। 24 घंटे में डोनेट्स्क पर 40 से ज्यादा आर्टिलरी हमले किए गए। अवदिव्का में रूसी सेना ने यूएस मेड अब्राम्स टैंक नष्ट कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह कर दिए। क्रीमिया हमले के प्रतिशोध में रूस ने पूरे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। दरअसल बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 7 शाहिद ड्रोन से हमला किया और इसके साथ ही 39 मिसाइलें भी दागी गई। मिसाइलों में 17 KH-101 क्रूज टाइप मिसाइल दागी गई। 28 हमले KH-55 क्रूज टाइप मिसाइलों से किए गए। रूसी सेना ने 5 KH-59 क्रूज मिसाइल भी फायर की और इसके अलावा 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर से मिसाइल हमले किए गए।
रूस ने शॉर्ट रेंज स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से 4 हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 60 में 32 शाहेद ड्रोन हवा में नष्ट किए और इसके साथ ही यूक्रेन डिफेंस सिस्टम ने 14 मिसाइल हमले नाकाम कर दिए। 17 में से 8 KH-101 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। 28 KH-55 क्रूज मिसाइलों में से 11 हवा में ही ध्वस्त कर दी गई। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों तक यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। ये तस्वीरें यूक्रेन के लवीव शहर की हैं, जो हमलों से अछूता रहता है, लेकिन 30 मार्च की रात लवीव भी रूस के हमलों से धधक उठा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पूर्वी शहर खार्किव, पश्चिमी शहर लवीव, ब्लैक सी से सटी पोर्ट सिटी ओडेसा, पूर्वी सीमा के शहर सूमी, यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन और डोनेस्क पर जबरदस्त हमले किए। अवदिव्का पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए आई यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर आर्टिलरी हमले किए। इसके अलावा बागमत और कुपियांस्क में जबरदस्त जंग हुई। रूस की अग्निवर्षा ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी भी जारी। रूस क्वाड कॉप्टर ड्रोन से बम गिराकर यूक्रेन मोर्चों को तबाह कर रहा है और इन हमलों में बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस ने उसके 2 शहरों से कनेक्शन काटने के प्लान एक्टिवेट कर दिया। दरअसल ये 2 शहर यूक्रेन के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों शहर हैं यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा। खार्किव रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद के नजदीक है और यहां से यूक्रेन रूस पर हमले करता है। बेलगोरोद में विद्रोहियों ने घुसपैठ भी खार्किव से ही की थी, जबकि ओडेसा पोर्ट सिटी से यूक्रेनी ब्लैक सी फ्लीट पर सी बेबी ड्रोन हमले करता है। यहां से ही सी बेबी ड्रोन की ब्रिगेड ऑपरेट करती है। अब दोनों शहरों को यूक्रेन से जीतने के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ताकि यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले घटाए जा सके, इसीलिए करीब 24 घंटे से यूक्रेन पर बारूदी वर्षा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर नाटो की तरफ से जो ऐलान हुआ उससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रांस के बाद फिनलैंड ने जो कुछ कहा उससे संकेत साफ मिल रहा है कि फ्रांस के साथ साथ फिनलैंड भी अपनी सेना को भेज सकता है। नाटो ने यह फैसला तब किया जब ज़ेलेंस्की ने मान लिया कि यूक्रेन हार के कगार पर खड़ा है। सवाल यह है कि अगर नाटो ने युद्ध भूमि में अपनी सेना भेजी तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या नाटो और रूस में महायुद्ध छिड़ने जा रहा है? रूस यूक्रेन में छिड़े इस रण का तीसरे विश्व युद्ध में रूपांतरण होने जा रहा है। इस जंग का विस्तार होने जा रहा है। रूस और नाटो सेनाएं इसी विध्वंसक अंदाज में विनाश का विभत्स अध्याय लिखने जा रही हैं। यूक्रेनी फोर्स हार के द्वार पर पहुंच गई। यूक्रेन को रेस्क्यू करने के लिए नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती हैं। फ्रांस के बाद फिनलैंड भी अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहा है।
जिस दिन नाटो सेनाएं जंग में कूदेंगी, कुछ ऐसा ही जलजला आएगा, वो जलजला जिसमें कई देश जल जाएंगे। फिनलैंड की विदेश मंत्री वॉल्टोनेन से सेना भेजने पर सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि फिनलैंड इस बात से इनकार नहीं करता है कि वो भविष्य में यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। मतलब ये कि फिनलैंड ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि वो भी अपनी सेना भेज सकता है। फिनलैंड की तरफ से यह बयान तब आया जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नाटो ने मदद नहीं की तो यूक्रेन की हार तय है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका से मदद नहीं मिली तो हमारी पराजय निश्चित है। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है, हमें हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डेनियल डेविस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक जंग में यूक्रेन की हार 100% तय है। कीव इस जंग में जीत नहीं पाएगा, ये बात अमेरिका जानता है, लेकिन अहंकार के चलते सुपर पावर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब युद्ध में नाटो की सेना उतर सकती है। यही वजह है कि नाटो ने सेना भेजने का ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी के वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि युद्ध में नाटो रूस पर हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर ने कहा कि नाटो पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप को मिटाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बायरबॉक ने कहा है कि पुतिन नाटो से महायुद्ध की तैयारी कर चुके हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री के आरोपों का जवाब दिया रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि पुतिन नहीं बल्कि नाटो है जो रूस से महाजंग लड़ना चाहता है। यही वजह है कि वो रूस की घेराबंदी कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच यह है कि रूस और नाटो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूक्रेन की धरती से ही होगी। नाटो यूक्रेन में सेना भेजने से पहले हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और सैन्य वाहन देने का ऐलान किया है। तो जर्मनी ने यूक्रेन को जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन का नया बैच देने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलने के साथ ही अमेरिका भी घातक हथियारों का जखीरा भेज सकता है। इसके बाद नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन नाटो के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी फ्लीट के बल पर काला सागर में बरसों से बादशाहत कायम रखने वाले रूस को यूक्रेन ने इतना डरा दिया है कि सेवास्तोपोल से सभी युद्धपोत मैदान छोड़कर भाग निकले। यह दावा यूक्रेन की नेवी ने किया है। यूक्रेन के मुताबिक 24 मार्च के हमले के बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ाने की बजाय पलायन का रास्ता चुना और सभी मिसाइल कैरियर को क्रीमिया के तट से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया। ब्रिटिश रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों से सेवास्तोपोल में हुई तबाही के सबूत भी दुनिया के सामने आ गए। जहां युद्धपोत की कतार रहती है वहां समंदर सूना हो गया।
जिसे ब्लैक सी फ्लीट का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, वहां अब सिर्फ एक युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेन की नेवी के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट क्रीमिया से शिफ्ट हो चुका है। सेवेस्तोपोल से तमाम मिसाइल कैरियर हटाए गए। रूस ने सेवेस्तोपोल में सिर्फ एक रॉकेट कैरियर छोड़ा है। रूस की इस दहशत की वजह है ब्लैक सी फ्लीट के 33% युद्धपोत का खत्म हो जाना। चौबीस मार्च 2024 सेवेस्तोपोल आसमान धमाकों से गूंज रहा था। हवा में लहराती मिसाइलों से रूसी एयर डिफेंस से निकलने वाली मिसाइलें टकरा रही थी। रात के अंधेरे में आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, तो वहीं समंदर की लहरों में यूक्रेन के मरीन ड्रोन खामोशी से क्रीमिया के तट की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सेवेस्तोपोल के तट पर भी जोरदार धमाके हुए। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें अपने टारगेट से टकराकर ज्वालामुखी के लावे की तरह आग उगलने लगी। अगली सुबह दुनिया को पता चला कि यूक्रेन के हमले में 2 लैंडिंग शिप नष्ट हो गए। यमल और अजोव नाम के लैंडिंग शिप डूब गए। एक दिन बाद दुनिया को पता चला कि 2 नहीं 3 जहाज डुबा दिए गए। तीसरा जहाज समंदर में जासूसी करने वाला शिप था। यह जहाज यूरी इवानोव क्लास का था। इसी हमले के बाद रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को लेकर बड़ा फैसला किया और अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने क्रीमिया तट से तमाम युद्धपोत को हटा दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है। पहली तस्वीर 1 जनवरी 2024 की है। इसमें ब्लैक सी फ्लीट के कम्युनिकेशन बिल्डिंग सही सलामत है, लेकिन अब 24 मार्च 2024 की तस्वीर देखिए। इसमें छत में बहुत बड़ा छेद नजर आ रहा है। अब 24 मार्च 2024 की ही दूसरी तस्वीर में तट पर 2 जले हुए जहाज नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन बाद ही यूक्रेन ने दावा किया था कि सेवेस्तोपोल में एक सैटेलाइट सिग्नल केंद्र, एक रडार स्टेशन, एक कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, नौसेना के दफ्तर और कर्च ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इस हमले के बाद सेवेस्तोपोल पर हमला तेज करने की धमकी दी थी। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस ने अब अपने तमाम युद्धपोत को यूक्रेन से बहुत दूर भेज दिया ताकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल युद्धपोत तक न पहुंच सके। सेवेस्तोपोल में साइक्लोन नाम का युद्धपोत बचा है। साइक्लोन से सिर्फ रॉकेट से प्रहार किया जा सकता है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूसी साइक्लोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। युद्ध काल में रूस ने साइक्लोन को कभी तट से आगे नहीं भेजा है। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस अपने सभी आधुनिक और महंगे युद्धपोत को सेवेस्तोपोल से दूर कर दिया है। – 2024 की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक 24 युद्धपोत गंवा चुका है। रूस की एक सबमरीन भी नष्ट हो चुकी है। ब्लैक सी फ्लीट का ये 33% हिस्सा है। पुतिन ने यूक्रेन के हमले से बचने के लिए कुछ दिन पहले ही रूस के नेवी चीफ को बदल दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि नए नेवी चीफ कुछ नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन 24 मार्च को यूक्रेन का हमला फिर सफल रहा। रूस की सेना में किस कदर खलबली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूसी एयर डिफेंस ने खुद अपने ही जहाज को गिरा दिया। सेवेस्तोपोल की सुरक्षा में भी पंजशीर और S-400 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती है। कर्च ब्रिज के आसपास भी S-400 की तैनाती रही है। लेकिन यूक्रेन ने 18 मिसाइलों से प्रहार किया, जिसमें से सिर्फ 11 मिसाइलें नष्ट की गई। मिसाइल धमाके से कर्च ब्रिज को भी नुकसान हुआ। सी बेबी ड्रोन को रोकने में भी रूसी नेवी नाकाम रही। फरवरी 2024 को भी यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया था।
यूक्रेन के हमले में रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। जनवरी और फरवरी में रूस की तमाम तैयारियों के बावजूद यूक्रेन के कई हमले कामयाब रहे। और रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय पहला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में घिरा अमेरिका लगातार ईरान के टारगेट पर है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमला कर रही है, वहीं ईरान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ा जा सके। ईरान अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान ने सीक्रेट एटमी लैब बना ली है, जो चट्टानों के कई फीट नीचे एटम बम बनाया जा रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां ईरान और अमेरिका में युद्ध शुरू होने की आशंका बहुत तेज हो गई। एक तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की। लाल सागर में अमेरिका को खदेड़ने की रणनीति बनाई गई। इसी दौरान रूस ने लाल सागर में अपना युद्धपोत भेज दिया, जहां ईरानी युद्धपोत के साथ मिलकर टास्क फोर्स का मुकाबला करेगा। जबकि रूस को ईरान लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। ईरानी ड्रोन शाहिद से यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। इन तीन घटनाओं का आपस में कनेक्शन है। वो ये कि इन घटनाओं में ईरान शामिल है और इसके टारगेट पर अमेरिका है। अमेरिका के खिलाफ ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए हर मोर्चे पर अमेरिका को काउंटर कर रहा है। अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। इसके लिए एक सीक्रेट लैब तैयार कर ली है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा बना लिया है। एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, जिसमें चट्टानों के नीचे बड़ी सुरंग में ईरान की एटमी लैब बताई जा रही है। सैटेलाइट में खुफिया एटमी ठिकाने के दो रास्ते दिख रहे हैं, जिसमें सुरंग में जाने को दो ईस्टर्न गेट, जबकि दूसरी तरफ से वेस्टर्न टनल गेट भी हैं। चट्टान के बाहर दो सिक्योरिटी पोस्ट भी बनाई गई हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न टनल से मलबा निकालने की जगह दिख रही है। साथ ही टनल में काम आने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पास ही है। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि ईरान खुफिया तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। ईरान के 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाप एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है, जबकि इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका की सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। यही वजह है अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से बच रहा है, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने 2015 की एटमी डील को तोड़कर परमाणु बम बना लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका को कई मोर्चे पर उलझाकर यूक्रेन जीतने का प्लान अब शायद आगे बढ़ने वाला है। चीन की नेवी ने दिन और रात में हमला करने का अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान में पिछले 3 दिनों से चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के बाद चीन ऑपरेशन ताइवान शुरू भी कर सकता है। हूबहू युद्ध जैसा माहौल, वैसे ही धमाके, वैसी ही घेराबंदी, वैसी ही रणनीति। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन की वायुसेना और नेवी किसी दुश्मन पर हमला नहीं कर रही, बल्कि भविष्य में किसी दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का अभ्यास कर रही है।
चीन में इस वक्त दो तरह का युद्ध अभ्यास चल रहा है और इस तैयारी से दुनिया को फिर चीन पर संदेह हो रहा है। अंदेशा है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और चीन से युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। गाजा के बाद अमेरिका को ताइवान मुद्दे पर उलझाने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी के दक्षिणी कमान ने युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। नेवी के फाइटर जेट किसी इलाके पर दिन और रात दोनों में हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा नेवी की मिसाइल स्पीड बोट स्क्वाड्रन भी युद्ध अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मकसद दुश्मन देशों की फिनिशिंग बोट के खिलाफ एक्शन लेने का अभ्यास है। रविवार को ताइवान की सेना भी अलर्ट मोड में आ गई है। शनिवार से रविवार की सुबह तक ताइवान के करीब चीन की नेवी और वायुसेना कई बार आ चुकी है। चीन के 6 युद्धपोत ताइवान की सीमा के करीब तक गए। 4 फाइटर जेट भी ताइवान के करीब तक पहुंचे। ताइवान ने इससे पहले शनिवार को 8 विमानों और 5 युद्धपोत ने ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। ताइवान ने शुक्रवार को भी 5 चीनी युद्धपोतों को ट्रैक किया था। सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि चीन के मंगोलियाई इलाके में सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर में ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय का मॉडल तैयार किया गया है। तस्वीर में ताइपे के झोंगझेंग जिले के एक प्रतिबंधित क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें वहां के राष्ट्रपति कार्यालय भवन समेत महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें नजर आ रही हैं। दावा है कि यहां चीन की सेना कई बरसों से बमबारी का अभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग ने जो प्लान तैयार किया था उसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया और ताइवान पर हमले की शुरुआत होगी। ईरान की मदद से इजराइल पर हमले की शुरुआत होगी। पुतिन इस दौरान पूर्वी यूरोप पर हमला कर सकते हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया की तैयारियों को देखने के बाद जापान सागर भी सतर्क है। जापान के रिहायशी इलाकों में बंकर बनाने का काम शुरू किया गया। कंक्रीट और सीमेंट के इस्तेमाल से कई किलोमीटर लंबे बंकर बनाए जा रहे हैं। जापान की नेवी ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सैटेलाइट से ताइवान स्ट्रेट और जापान सागर पर लगातार नजर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अमेरिका की उस खेल का खुलासा हो गया है जो वो हर युद्ध में खेलता है। गाजा युद्ध में एक तरफ अमेरिका शांति का राग अला पर है, तो दूसरी तरफ जंग की आग भी वही भड़का रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन गाजा में भीषण तरीके से जारी है। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहली से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। एक तरफ आईडीएफ के लड़ाकू विमान आसमान से गोला बारूद बरसा रहे हैं, हमास के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के अड्डों पर आईडीएफ के लड़ाके कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू की सेना गाजा को दहला रही है, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही है, लड़ाकू विमानों के जरिए एयर स्ट्राइक कर रही है, गाइडेड बमों और घातक मिसाइल से प्रहार कर रही है, उसे देखकर हर कोई सन्न है, क्योंकि नेतन्याहू के प्रतिशोध ने गाजा को शमशान में तब्दील कर दिया है। भीषण तरीके से नरसंहार किया जा रहा है। जानते हैं, गाजा में मचे बारूदी बवंडर के पीछे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है,
क्योंकि एक तरफ अमेरिका गाजा में युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है। आपको बता दें, चंद रोज पहले अमेरिका ने अड़ंगा नहीं डाला तो गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हो गया। इसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो गाजा में सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन सच अब सामने आया है। अमेरिका ने जिस दिन गाजा में 46,000 फूड पैकेट्स गिराए, उसी दिन इजराइल को 2300 बम देने की मंजूरी दे दी। एक तरफ अमेरिका गाजा के लोगों को मदद का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को विनाश के लिए बम और बारूद की सप्लाई कर रहा है। यही है अमेरिका का डबल गेम, जिसका कई देश विरोध कर रहे हैं। इस अमेरिकी छल नीति की आलोचना हो रही है। अमेरिका के इसी खेल, इसी शय का परिणाम है कि गाजा में संघार का सिलसिला तेज रफ्तार से जारी है। आईडीएफ गाजा में न सिर्फ भीषण बमबारी कर रहा है, बल्कि लोगों के घरों को आग के हवाले भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में तबाही का ज़िलज़िला आया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो से मदद नहीं मिली तो अप्रैल में किसी भी वक्त यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। इन सब के बीच रूस ने कई इलाकों पर कब्जा करने का प्लान भी तैयार कर लिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ओडेसा और खार्किव है। इन दोनों इलाकों पर पिछले एक हफ्ते में इतने हमले हुए जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन तबाही का यह दौर रुकने वाला नहीं है। आखिर क्या है पुतिन का डबल ट्रैप, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप समझिए। हर एक दिन यूक्रेन की तबाही लेकर आता है। दिन हो या रात, यूक्रेन के इलाके दहलते रहते हैं। यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अप्रैल में यूक्रेन सरेंडर करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। और सर्वनाश कैसा होगा, ये उसका ट्रेलर। बीती रात यूक्रेन के 10 इलाकों में अलग अलग मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिन्हें तबाह करके रूस यूक्रेन को अंधेरे में झोंकना चाहता है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जो ओडेसा हमले का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है रात के अंधेरे में ओडेसा के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरे ओडेसा में अंधेरा हो गया। ऐसे कई हमले ओडेसा पर किए गए। ओडेसा पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के हमले जारी हैं। खास बात यह कि ओडेसा के नेवल पोर्ट पर लगे डिफेंस सिस्टम भी इस तरह के हमले को रोकने में नाकाम है। रूसी मिसाइल किंजल कई दफा ओडेसा पर कहर बरपा चुकी है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने किंजल से पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। ओडेसा पर हमला पुतिन का जबरदस्त पलटवार है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमला किया था और रूस अब उसी का बदला ले रहा है। ओडेसा के अलावा खार्किव पुतिन के निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते में इन्हीं दो इलाकों पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की जा रही है। खार्किव में लगे नाटो के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। कुछ घंटे पहले रूस ने गाइडेड मिसाइल से हमले किए, जिसमें खार्किव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक आदमी घायल हो गया। खार्किव के मेयर ने इसकी पुष्टि की। कि रूस ने अभी तक का सबसे भीषण हमला खार्किव पर किया है। रूस ओडेसा और खार्किव को निशाना बना रहा है। जल्द ही ये इलाके रूस के कब्जे में हो सकते हैं। दुनिया के बड़े कारोबारी और स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने दावा किया है कि यूक्रेन के 2 इलाके ओडेसा और खार्किव जल्द ही यूक्रेन से छिन जाएंगे। रूस जमीन पर कब्जा करता हुआ इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका हार जाएगा।
नीपर नदी तक रूस पहुंच सकता है। एलॉन मस्क ने आगे कहा है कि ब्लैक सी से सटे सारे इलाके पर रूस कब्जा करना चाहता है, लेकिन अभी भी वक्त है कि यूक्रेन सुलह की कोशिश करे तो कुछ इलाका बच सकता है। आक्रोशित पुतिन यूक्रेन में विध्वंस जिससे शहर खाक हो रहे हैं। रूस अब टारगेटेड अटैक कर रहा है। ओडेसा के पोर्ट पर हमला करके भारी तबाही मचा दी गई। खार्किव में पावर स्टेशन पर हमला कर दिया। कीव में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक करके उन्हें खाक में मिला दिया गया। लवीव में मिलिट्री बेस पर हमला करके वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया। निप्रो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को तबाह कर दिया। बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। ज़ापोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। हालांकि प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं डोनेस्क में गैस पाइपलाइन नष्ट कर दी गई, जबकि खैरसॉ में ड्रोन अटैक करके ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया। इसी तरह से लुहांस्क में यूक्रेनी फौज का हथियार गोदाम बर्बाद कर दिया। तबाही का यह दौर जारी है। आसमान से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है, जबकि जमीन पर रूसी सैनिक कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो ओडेसा की तरफ जाते हुए हर इलाके पर कब्जा जमा रहे हैं, दूसरी तरफ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिससे दोनों इलाकों पर संपूर्ण कब्जा करके ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण पर मजबूर करा सके। वैसे भी यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार कबाड़ साबित हो रहे हैं। लेपर्ड और चैलेंजर की हवा निकल गई, जबकि हाइमार्स और अब्राम्स को रूस ने खाक में मिला दिया। रूस का दावा है उसने अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन के 4,44,000 सैनिक मार गिराए, जिसमें से 1,66,000 पिछले एक साल में मार दिए, जबकि यूक्रेन इस संख्या को 33,000 बताता है। इसी तरह रूस की तैयारी है कि वो डोनेस्क, लुहांस्क, खेरेसॉन और ज़ेपोरिज़िया पर पूरी तरह कब्जा कर ले, जैसे 2014 में क्रीमिया पर किया गया था। अब एलॉन मस्क ने दावा किया है कि रूस अपने मंसूबे पूरे कर लेगा। पहले खार्किव और फिर ओडेसा पर कब्जा कर लेगा। हालांकि इस बीच ये भी आवाज उठने लगी है कि पूर्वी इलाके पर अगर रूस का कब्जा होगा तो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर वो देश कब्जा कर सकते हैं जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। क्योंकि सोवियत काल में यूक्रेन के कई हिस्से पड़ोसी देशों के पास थे और ये सभी सोवियत का हिस्सा हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, ठीक उसी तरह की तबाही यूरोप में होने की आशंका है। यह आशंका कोई और नहीं बल्कि खुद यूरोपीय देश जता रहे हैं, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान लगातार नाटो की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। रूसी मिसाइलें भी नाटो सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही कि क्या पुतिन ने यूरोप पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया? क्या जल्द ही यूरोप पर पुतिन के विनाशकों का पहला प्रहार हो सकता है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़ेगा, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई। और जानते हैं तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर किसने दबाया? रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो भी क्रेमलिन में बैठकर। धरती के 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला है यूरोप,
जिसमें मौजूद हैं 44 देश, और इन 44 देशों की आबादी करीब 75 करोड़ है, यानी धरती की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा। मौजूदा वक्त में यूरोप का हर शहर, हर प्रांत, हर मुल्क और करीब 75 करोड़ लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। यूरोप के कोने कोने में दहशत फैली हुई है और उसकी वजह है यूरोप के खिलाफ पुतिन के जंगी तेवर। दरअसल यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है। किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी की है। वहीं बाल्टिक देशों में रूसी ब्रिगेड प्रचंड प्रहार कर सकती है। यूरोपियन मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों से सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कहां सबसे पहले अटैक करता है, किन हथियारों से करता है, यह सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर ना सही, मगर पुतिन ने ऑपरेशन यूरोप का आगाज भी कर दिया। और जानते हैं, बीते कुछ दिनों से लगातार पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी लड़ाकू विमान और मिसाइलों की दस्तक जारी है। अपने एयर जोन में रूसी मिसाइल की एंट्री से पोलैंड के होश फाख्ता हो गए। वॉर्सा में खलबली मच गई और इसका अंदाजा आप पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के इस बयान से लगा सकते हैं। किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, वो भी बीते 2 सालों से। ऐसे में मुझे आशंका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए महाखतरे से कम नहीं है। फिलहाल हम युद्ध से पहले के हालात में जीने को मजबूर हैं। पोलैंड के पीएम का बयान इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हैं। और जिस तरह पहले 2 वर्ल्ड वॉर का नुकसान यूरोप को झेलना पड़ा, ठीक इस बार भी तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से यूरोप दहल सकता है। क्योंकि पोलैंड के साथ साथ रोमानिया और बाल्टिक देशों के इलाके में रूसी लड़ाकू विमानों के घुसपैठ की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। बस इसी बात से नाटो देश सहमे हुए हैं। पहले ही यूरोप के देश जबरदस्त पलटवार की बात कर रहे हैं, मगर हर कोई जानता है कि अगर पुतिन ने यूरोप के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया तो जो हश्र यूक्रेन का हुआ है, ठीक वैसी ही तबाही यूरोपीय देशों में मचेगी। लिहाजा पुतिन के जंगी तेवर को देखते हुए बाल्टिक देशों ने अभी से रूस से सटे बॉर्डर इलाकों में डिफेंस लाइन बनानी शुरू कर दी। इधर रूस और बेलारूस से हमले की आशंका को देखते हुए बाल्टिक देश वॉर रेडीनेस मोड में है, क्योंकि तीनों बाल्टिक देशों का बॉर्डर रूस और बेलारूस से सटा हुआ है। लिहाजा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राद तक मौजूद बॉर्डर लाइन की पुख्ता घेराबंदी की गई है। रूस बेलारूस से सटे सरहदी इलाकों के पास ड्रैगन टीथ
टैंक बैरियर बनाए गए हैं ताकि सरहदी इलाकों से रूस और बेलारूसी सेना के टैंक घुसपैठ ना कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर इलाकों में टी आकार की ट्रेंच को भी तैयार किया गया ताकि अगर जंग के हालात बने तो बाल्टिक देशों के सैनिक आसानी के साथ इन ट्रेंचेस के जरिए मूवमेंट कर पाए। और इसके अलावा रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर इलाके में एक साथ कई सारे बंकर्स को तैयार किया गया है। मकसद साफ है, अगर रूस बेलारूस की तरफ से हवाई हमला किया गया तो उससे बचा जा सके। वहीं बाल्टिक देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर को बारूदी सुरंग यानी कि माइन से लैस कर दिया है ताकि रूस बेलारूस की सेना बॉर्डर को पार ना कर पाए और आगे ना बढ़ सके। रिपोर्ट आ गई। यानी बाल्टिक देशों ने पुतिन के डबल फ्रंट प्रहार को रोकने की तैयारी तो कर ली, लेकिन क्या रणनीति रूसी विध्वंसकों के आगे बैटल ग्राउंड में कारगर साबित होगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर पोलैंड और रोमानिया की सीमा में जैसे ही रूसी मिसाइल और विमान दाखिल हुए, उसके बाद नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी आसमानी ड्रिल को अंजाम दिया। रोमानिया, पोलैंड, यूके और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों से लैस होकर आसमान में उड़ान भरी।